हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर एकेडमी में। हम लोग क्लास 10th की डॉक्टर मनोहर रे की बुक से आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के पूरे चैप्टर में हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड से एचसीएफ निकालते हैं। इसमें हम लोग गुणनखंड से एचसीएफ निकालेंगे और इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 37। इसको हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया तो 7 टाइम्स गया, यहाँ पर आ गया 35। 7 5 जा 35। इसको जब घटाएंगे तो आएगा 2। ये हमारा होगा, यहाँ पर 2 शेष आ गया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या करते हैं, जो शेष आता है उसी को फिर से भाग करवाते हैं। वो आगे हम लोग सवालों में देखेंगे। इसके बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, भाग बहुत लंबा जाता है। वहीं अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग ने एचसीएफ निकालना सीखा था कक्षा 8 में। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका दिया गया है 18, इसको हम लोगों ने काटा 2 से, गया 9 बार। फिर काटा 3 से, कटेगा 9, 3 त्रिका 9। फिर काटेंगे 3 से, आया 1। अब इसके जब गुणनखंड लिखते हैं तो 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3। इसे बोलते हैं अभाज्य गुणन विधि। अभाज्य का मतलब जो संख्या दूसरे से ना कटे, केवल स्वयं से कटे, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसमें देखिए सारी अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है और 3, ये सारी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे बात करते हैं यूक्लिड विभाजन में। तो इसमें दो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना। ये हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएंगी जिसका हम लोग बहुत ही आसानी से यूक्लिड विभाजन विधि से इसका एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसके बाद में बात आती है पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। इसमें क्या होता है कि कौन सा पूर्णांक है जो 2, 3, 4 या 5 या इसी तरह से आगे किसी भी संख्या से विभाज्य है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद में अभाज्य गुणनखंड विधि में आता है दी गई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जाता है किसी संख्या को। और दूसरा पॉइंट आता है यह पता करना कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। हम लोग देखेंगे दशमलव प्रसार जब हम लोग भाग करते हैं तो उसमें अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो होगा शांत दशमलव प्रसार, अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो होगा अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव में क्या क्या होता है वो आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कक्षा 9 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कक्षा 9 में पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे वस्तुओं, कोई वस्तु है जिनकी हम लोग गिनती कर सकते हैं और जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं। और जैसे इसको बोल सकते हैं वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत किसी चीज़ को गिनने के लिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट होगा इसका 1 2 3 4 5 और इसी तरह से ये इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल का मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सब लेंगे, इसमें 0 भी ऐड हो जाता है। तो लिखेंगे प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। जैसे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा ये। अब आ जाता है पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसको जेड से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 से पहले भी कुछ संख्याएं होंगी, उनको हम लोग माइनस में लिखते हैं। वो हमेशा 0 से छोटी होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 -1, फिर आ जाएगा 0, फिर प्लस की संख्याएं आएंगी 1
2, 3 और इस तरह से ये भी जाएंगी इनफाइनाइट तक। इस संख्या की खास बात है पूर्णांक की कि इसमें कभी भी आपका पॉइंट में कोई संख्या नहीं ली जाएगी, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। जिसमें पूर्ण अंक हो वो होंगी पूर्णांक। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसमें माइनस लगा है लेकिन पॉइंट नहीं लगा है। जैसे दशमलव में कोई संख्या नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 2.5, तो ये क्या होगी, पूर्णांक नहीं होगी, क्योंकि इसमें दशमलव लग गया है। इसलिए ये दशमलव वाली पूर्णांक संख्या नहीं होंगी। जो भी संख्याएं होंगी वो पूरी संख्याएं होंगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं की। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि जैसे P है तो P हो गया हमारा अंश और Q है हर। तो Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, हर इसका 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3/7 या 5 माइनस का 7/9। ये सारी कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब बोलेंगे यहाँ पर 5 के नीचे तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कुछ नहीं लिखा होता तो उसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए P/Q के रूप में लिखी हुई है 3/7, ये भी परिमेय संख्या है। ये 5 लिखी थी, ये भी परिमेय संख्या है। और जितनी भी आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और वहीं पर अगर हम लोग पूर्ण संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक ये सारी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बोलेंगे 0 है, लेकिन 0 कैसे हो सकती परिमेय संख्या? तो 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये भी हमारी P/Q के रूप में लिख गई। तो 0/1 भी परिमेय संख्या होगी। इसके बाद परिमेय संख्या के भाग देखते हैं। तो परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याओं में क्या होता है कि इसमें P/Q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या को, तो इसमें जो अंश और हर दोनों कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। जैसे 3/7 लिखा हुआ तो ये धनात्मक परिमेय संख्या होगी। वहीं पर अगर दोनों ऋणात्मक है, मान लीजिए -3/-7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैसे होंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये धनात्मक परिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे अंश व हर दोनों धनात्मक होंगे, तो ये हो जाएंगी धनात्मक संख्याएं। अब ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या का मतलब है जो संख्या P/Q के रूप में लिखी हो, जिनमें या तो अंश निगेटिव हो या फिर हर निगेटिव हो। जैसे यहाँ पर -5/8 लिखा हुआ, तो इसमें क्या है? हर ऋणात्मक है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन कैसी परिमेय है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। वहीं पर अगर लिखा होगा 7/-9, तो इसमें देखिए हर में माइनस लगा है, तो ये होगा, ये भी होगी ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अंश व हर में कोई एक ऋणात्मक होने पर वह संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं का जब दशमलव प्रसार देखेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार के भी 2 भाग होते हैं, एक होगा आपका आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार और एक होगा अनावर्ती। आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार और अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो पूरा भाग चला जाए और शेषफल अगर 0 आ जाता है या 0 आ जाता है तो वो होगी हमारी शांत दशमलव प्रसार। मतलब कहीं ना कहीं वो जाकर रुक रही है, शांत हो रही है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है 13 और यहाँ पर 8 से भाग करवाएंगे तो 8 से भाग जाएगा, एक बार लिखेंगे 8, इन दोनों को घटाएंगे आएगा 5। अब देखिए 8 बड़ा है, 5 छोटा है, भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ने के बाद इसका भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 8 × 6 = 48, शेषफल बचा 2।
अब फिर से भाग नहीं जा रहा तो दशमलव की वजह से इसमें 0 बढ़ा देंगे। तो 8 का भाग करेंगे 16 में, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 20 से छोटा है, इसको घटाएंगे आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर फिर भाग नहीं आएगा तो यहाँ दशमलव लगा, एक 0 बढ़ा देंगे। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 40 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 5 40, 5 बार जाएगा। तो ये देखिए पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर आ गया 0। यहाँ पर जब 0 आ गया शेषफल हमारा कितना आया, 0। तो ये देखिए कहीं ना कहीं पर हमारी संख्या क्या हो रही है, शांत हो रही है, इसके बाद भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी शांत दशमलव प्रसार। अब वहीं पर अगर हम लोग बात करें अशांत दशमलव प्रसार की, तो अशांत दशमलव प्रसार में एक एग्जाम्पल लेते हैं, 7 का भाग करवाएंगे 3 से, तो जब 3 से भाग करवाएंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6। अब इन दोनों को घटाएंगे आएगा 1। अब देखिए 3 बड़ा 1 छोटा है, भाग नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा। अब 3 से भाग करवाएंगे तो 3 त्रिका 9, फिर घटाएंगे आएगा 1, यहाँ पर दशमलव लगाए तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भाग करवाएंगे फिर 3 बार जाएगा, 9 आया, फिर 1 बचा, फिर दशमलव लगा, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 बार गया, इसी तरह से ये 3 बार जाता चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2.3 बार। जब संख्याएं रिपीट होती हैं तो उनको शॉर्टकट में लिख सकते हैं 3 की पावर बार, या कोई भी संख्या उसके ऊपर बार लगा दें, उसका मतलब होता है वह संख्या अनंत तक जा रही है। इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, अशांत आवर्ती या आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग शांत दशमलव प्रसार होता क्या है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, जैसे परिमेय संख्या को, कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलते समय भाग की क्रिया कुछ निश्चित चरणों, यहाँ पर देखिए कुछ निश्चित चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, अर्थात शेषफल 0 आ जाता है, 0 प्राप्त होता है, तो उसे बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनमें परिमेय संख्याओं का हर, परिमेय संख्याओं का हर, परिमेय संख्या इस तरह होती है P/Q के रूप में, ये हमारा होता है हर। हर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होता है, अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अंक नहीं होता है, तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अशांत दशमलव या अनवसानी आवृत्ति प्रसार। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है, परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलते समय भाग की क्रिया निरंतर चलती रहती है और शेषफल कभी 0 प्राप्त नहीं होता है। जैसे अभी हम लोगों ने 3 का 7 में भाग करवाया था तो 2.333 आता चला जा रहा था, तो हम लोगों ने लिखा था उसको 2.3 की पावर बार, 2.3 बार। तो ये क्या है, रिपीट होती चली आ रही लेकिन 0 कभी नहीं हो रहा है, तो ये कैसी होगी, अशांत दशमलव। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है। ये देखिए अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है। इस प्रकार की दशमलव संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, संख्याएं रिपीट होती चली जाती हैं लेकिन 0 नहीं आता, तो उन्हें बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। यदि परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो अशांत आवर्ती होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, और इसके अलावा कोई संख्या अगर इसमें ऐड होती है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ये कैसी होगी, अशांत आवर्ती। तो हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में देखा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं हैं, लिखेंगे वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, वे सारी संख्याएं हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ये कौन कौन सी संख्याएं होती हैं,
ये संख्याएं होती हैं जैसे परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। जिनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाती हैं उन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब अगर यहाँ पर वास्तविक संख्याओं की बात की गई है तो काल्पनिक संख्याएं भी होती होंगी। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है। ये काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम लोग क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो वे संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती हैं स्वयं के अलावा। इसको लिख सकते हैं वे संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती हैं स्वयं के अलावा। वे संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती हैं स्वयं के अलावा वे होती हैं अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, 5, 7, 11 और इसी तरह से आगे। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की, जिनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर। भाज्य संख्याओं को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं, या इसको बोलें वह संख्याएं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड किए जा सकते हैं, वे संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। या अन्य शब्दों में बोले जिनका भाग चला जाता है किसी संख्या में, वो होंगी भाज्य संख्याएं। तो इसको लिखेंगे वह संख्या जो अभाज्य नहीं है वो हो जाएंगी भाज्य संख्याएं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो सह अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये कौन सी संख्या होती है? जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं ली हमने 15 और 16। ये 15 और 16 का ये कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये कैसी है? मान लीजिए सह अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों का अगर HCF हमारा 1 आता है तो ये हमारी हो जाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। अब इनको निकालेंगे कैसे? जैसे इनके गुणनखंड करेंगे 15 के, तो 15 को पहले काटेंगे 3 से तो जाएगा 5 बार, 3 बचे 15, फिर कटेगा 5 से, आ गया 5 एकम 5, तो 15 बराबर 3 × 5। अब 16 के गुणनखंड जब करेंगे तो 16 को काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। तो 16 के जब गुणनखंड लिखेंगे तो 16 बराबर 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है, इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इनका HCF हो जाएगा 1। यही होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। इनको ऐसे बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, HCF 1 आ रहा है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन दोनों में देखिए कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, HCF 1 आ रहा है, तो ये कहलाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एल्गोरिथ्म और प्रमेयिका। एल्गोरिथ्म और प्रमेयिका क्या चीज़ होती हैं? तो एल्गोरिथ्म का मतलब है यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। इसको अंडरलाइन करिए, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यहाँ पर अगर कोई समस्या है, उसका अगर हल निकालते हैं तो उसके जो चरण होंगे, जिस समस्या को हल करने के लिए हम लोगों ने जो जो कार्य किए हैं उनको अगर हम चरणों के रूप में लिख देते हैं तो उसको बोलेंगे एल्गोरिथ्म विधि। अब जैसे मान लीजिए आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एक बर्तन लेते हैं, उसको गैस में रखेंगे, फिर इसके बाद गैस को ऑन करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद उसमें चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे,
दूध डालेंगे, बनने के बाद उसको हम लोग छानते हैं, छानने के बाद किसी कप में रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने की हैं इन्हीं को चरण वाइज लिखेंगे कि चरण प्रथम में हम लोगों ने ये किया, चरण सेकंड में ये किया, चरण थर्ड में ये किया। तो ये सारी चीज़ें जब लिखते हैं तो उसी को बोलेंगे एल्गोरिथम विधि। तो हम लोग जब भाग विधि से HCF निकालते हैं तो उसमें भाग जब करते हैं तो बाद में हम लोग चरण लिखते हैं कि चरण प्रथम में हमने इससे इसको भाग किया और इतना हमारा शेष फल आया। जहाँ पर हम लोगों ने कल अभी बात की थी, बात करेंगे आगे। एक फार्मूला आता है एल्गोरिथम प्रमेयिका में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, उसके बारे में अभी बात करेंगे आगे कैसे आया, कैसे चरण निकालते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रमेयिका की। प्रमेयिका क्या होती है? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपने एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये प्रमेय हमें दी जाती है। तो इसका मतलब है यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। जैसे मान लीजिए ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है, इसका हम लोग प्रयोग करके सवालों को हल करते हैं। तो मतलब ये प्रमेय दी गई है, इसका अन्य कथन हो गया अपना सवाल, उसको हल करने में हम लोग इसका यूज करते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रमेयिका। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि इसका फार्मूला होता है a बराबर b q प्लस r, और इसमें जीरो जो है छोटा होगा या बराबर होगा r के, और r हमेशा छोटा होगा b से। अब ये यहाँ पर छोटा बराबर और ये छोटा, ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग भाग किया करते थे किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी संख्या को हम लोग भाग करवाते हैं। 17 को मान लो भाग करवाया किससे? 5 से। तो आ गया 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 17 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, आया हमारा 15। अब 17 में से 15 को घटाएंगे आएगा 2, तो ये हो गया शेषफल आया इसमें 2। अब इसी से ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जैसे ये हमारा 5 है तो इसको बोलते हैं डिवाइज़र, या इसको हिंदी में बोलेंगे भाजक, और इसको 17 जो है इसको बोलेंगे डिविडेंट, DIVIDENT, डिविडेंट। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। और जो ये 3 आया है हमारा, इसको बोलते हैं भागफल, या इंग्लिश में बोलें क्वोटिएंट। और ये जो 2 बचा है हमारा, इसको बोलेंगे शेष फल, या इंग्लिश में बोलेंगे रिमाइंडर। एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल, ये पढ़ा हुआ है फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर हमारा दे रहा है दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए। तो हमारा देखिए a ये था, ये एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, और एक धनात्मक पूर्णांक हो गया ये b। इसके बाद में बोल रहा है अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r हैं, तो हमारा q हो जाएगा ये और r होगा ये। अब इसको अगर इस फार्मूले में हम लोग रख दें तो देखिए भाज्य बराबर, भाज्य की जगह क्या है? a है, तो लिखेंगे a बराबर भाजक कितना है? b, तो यहाँ पर लिखेंगे b, और भागफल है q, लिखा q, और प्लस शेषफल, शेषफल है हमारा r। देखिए वही फार्मूला बन गया, a बराबर बी क्यू प्लस r। अब यहाँ पर देखिए जीरो कैसे आ सकता है? पहले इस चीज़ को देखते हैं कि जो r है वो b से हमेशा छोटा क्यों होगा। देखिए ये b है और ये r है, r हमेशा छोटा इसलिए होगा, अगर ये r को हम लोग बड़ा कर दें, मान लो यहाँ पर लिख दें 7, यहाँ पर 5 छोटा, तो एक बार भाग और चला जाएगा, इसलिए हमेशा ये क्या होगा? r छोटा होगा b से। अब बात करते हैं ये जीरो कैसे होगा?
आर हमारा 0 के बराबर कैसे होगा। मान लीजिए एक भाग हम लोगों ने दिया 8 का 2 से, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार जाएगा, 8 आया, रिमाइंडर कितना बचा 0। रिमाइंडर को किससे लिखते हैं, आर से, तो आर हमारा 0 के बराबर आ गया। तो ये वाली भी कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, आर का मान 0 आ जाएगा। और क्या बोल रहा था, आर हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक, आर का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो देखिए 0 की कंडीशन ये फॉलो कर रही है और यहाँ पर बड़े वाली कंडीशन ये फॉलो कर रही है कि आर जो है 0 से बड़ा। ये देखिए 2 जो है हमारा आर से 0 से बड़ा है, तो ये सारी कंडीशन फॉलो कर गई। अब यहाँ पर एक बात कर रहा है अद्वितीय की। इसका मतलब क्या होता है, अद्वितीय का मतलब होता है जैसे यहाँ पर हम लोगों ने भाग किया था, तो क्या किया था, 17 बराबर 5, बी का मान 5 था, इंटू 3 प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 × 15 2 17। इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें 17 बराबर 5 इंटू 2 और प्लस 7, इसका भी डिवाइड देखो करेंगे, 5 इंटू 2 10, 10 में 7 जोड़ेंगे आएगा 17। इससे भी 17 आ रहा है और इससे भी 17 आ रहा है, लेकिन जो हम लोगों ने भाग करवाया है वो इससे आया ना कि इससे, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 7 आ रहा है और यहाँ पर 5 है, एक बार भाग और जा सकता था, इसलिए ये क्या है, अद्वितीय है, मतलब इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा, यही इकलौता हल इसका है, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं हो सकता। ये हर संख्या के लिए नहीं है, हर संख्या का अलग अलग आएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। संख्याएं दी गई हैं 135 और 225, तो इसको हम लोग भाग करेंगे तो हमेशा बड़ी वाली संख्या भाज्य में रखेंगे और इसको रखेंगे भाजक में 135। अब 135 का 225 में भाग करवाएंगे, जाएगा एक बार, यहाँ पर आ जाएगा 135, इन दोनों को घटाएंगे तो 5 में 5 गया 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, घटेगा नहीं, इससे 1 हासिल लेगा, 12 में से 3 गया आ जाएगा 9, यहाँ पर 1 बचा, 1 में 1 गया 0। इसके बाद जो 90 आया है इसको फिर से भाग करवाएंगे, तो लिखेंगे 135, 90 का भाग करवाएंगे एक बार जाएगा, आएगा यहाँ पर 90। इसके बाद घटाएंगे, 5 में 0 गया 5, यहाँ पर देखिए 3 है, इससे 1 हासिल ले लेगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4। अब 45 का भाग करवाएंगे 90 में, तो 45 दूनी 90, 2 बार चला गया और यहाँ पर शेषफल आ गया हमारा 0। अब ये आ गया, अब इसको लिखेंगे हम लोग चरणों में, तो लिखेंगे चरण प्रथम, चरण प्रथम में क्या था 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस का 90। यहाँ से लिखेंगे चरण सेकंड, चरण सेकंड में आ जाएगा 135 बराबर यहाँ वाली संख्या 135 बराबर 90 इंटू 1 और प्लस का शेषफल 45। यहाँ से लिखेंगे चरण थर्ड, तो चरण थर्ड में क्या होगा 90 आ जाएगा ये वाला, बराबर 90 बराबर 45 इंटू 2 और प्लस 0। यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ से HCF हो जाएगा, HCF बराबर 45। यहाँ पर जो संख्या लास्ट में आएगी भाजक वाली वही हमारी HCF हो। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो थोड़ी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।